हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी। दोस्तों, मैं गौरव पचौरी आपके लिए लेके आया हूं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज का अगला लेक्चर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपनी पॉलिटी के जो एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ना, उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में देख लेंगे। ठीक है जी। तो हम देखते हैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में और इनके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज लेते हैं। ठीक है जी। तो भाई, पहली बात तो हमें यही पता हो, सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के बारे में देखेंगे तो हमें सबसे पहले क्या क्या पता हो, इनकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता हो, है ना। उसमें क्या है कि भाई इनके जो न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है भैया? राष्ट्रपति करता है। इसका मुख्य न्यायाधीश है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और दोस्तों, साथ ही साथ ये लिखा हुआ है, इनकी संख्या को कौन डिसाइड करता है? तो भैया, सुप्रीम कोर्ट के जज है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन डिसाइड करता है? तो आपको ये भी पता हो, पार्लियामेंट कौन करती है? संसद खुद करती है। तो हमें सबसे पहले दो बातें पता हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है ना भाई, उनको कौन अपॉइंटमेंट करता है? तो राष्ट्रपति करता है। लेकिन उसके बाद देखिए, इनकी संख्या कौन डिटरमाइन करता है? इनकी संख्या कितने जज होने चाहिए, है ना, उनके बारे में, इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, वो सब डिसाइड कौन करता है? पार्लियामेंट। तो दोस्तों, समय समय पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया, वैसे वैसे नंबरों की संख्या, जजों के नंबरों की संख्या बढ़ती चली गई। ठीक है जी। आगे देखें हम, चीफ जस्टिस अपॉइंट, मतलब इनके कौन मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, उनको कौन अपॉइंटमेंट करता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कौन अपॉइंट करता है और किसकी रिकमेंडेशन पर करता है? ये सारी बातें देखेंगे। तो भाई, इनका अपॉइंटमेंट होता है मुख्य न्यायाधीश का, तो कंसल्टिंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज। मतलब दोस्तों, अगर हमें अपने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, क्या वो हम डायरेक्टली कर देंगे? उसके लिए कोई प्रोसीजर है क्या? नहीं है। सवाल ये है कि भाई इसके लिए कोई प्रोसीजर है या नहीं है? तो भाई जवाब ये है कि हाँ, कोई प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, वो अभी हम देखते हैं। तो पहली बात तो दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश को अपॉइंट करने के लिए कंसल्टिंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। तो दोस्तों, अब हमें कोई नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करना है, उससे पहले जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे कंसल्ट करोगे, और साथ ही साथ हाई कोर्ट के जजेस हैं उनसे कंसल्ट करोगे। ठीक है। कन्वेंशन ऑफ द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिकम द CJI। और दोस्तों, उनमें से जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं ना, वो डिसाइड करेंगे भाई कि मुख्य न्यायाधीश कौन होगा। ठीक है जी। तो भाई, जो सीनियर मोस्ट जज है उनके बारे में देख लेंगे। पहली बात तो हमें कुछ जज के केस पता होने चाहिए। तो पहला जज केस कब आया था? तो भाई 1982 में। तो 1982 में पहला जज केस आया। सेकंड जज केस कब आया दोस्तों? 1992 में। थर्ड जज केस कब आया दोस्तों? 1998 में। अभी देखो, ओवरऑल हमें थोड़ी चीज़ें पता हो कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जो अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है ना। और इनकी संख्या कौन डिटरमाइन करता है? भाई पार्लियामेंट करती है, संसद करती है, कितनी संख्या होनी चाहिए। और इनके मुख्य न्यायाधीश को कैसे अपॉइंटमेंट करना है, तो उनके लिए कुछ जज केस है दोस्तों, है ना। आपको दिख पा रहा होगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिकम द CJI। दोस्तों, कंसल्ट करेंगे, पूछताछ करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जजेस हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए? जो सीनियर मोस्ट जज है ना, उसे क्या बनाया जाएगा? मुख्य न्यायाधीश। उनके लिए क्या सिस्टम होता है, वो भी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए तो ध्यान रखो कि कुछ जज केस आए थे। तो पहला जज केस कब आया था दोस्तों? 1982 में। दूसरा जज केस कब आया था? 1992 में। और तीसरा जज केस कब आया था? 1998 में। ठीक है। तो 3 जज केस आ चुके हैं, ये भी ध्यान रखना है, 82, 92, 98। ठीक है। आगे देखें, करंट कॉलेजियम सिस्टम। दोस्तों, इस शब्द का नाम ये क्या है, इसके बारे में तुम्हें विशेष ध्यान रखना है। ये वाला कॉलेजियम सिस्टम, इसमें क्या पूछा गया भैया, ये देख लेते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कॉलेजियम सिस्टम? क्वेश्चन बार बार आता है कि भाई कॉलेजियम सिस्टम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये क्या प्रणाली है, इसका क्या काम है, इनके बारे में भी तो पता हो कुछ। तो हम आपको बता रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम। तो वर्तमान में कॉलेजियम सिस्टम क्या है? तो ये क्या लिखा हुआ है, ये करंट में, फिलहाल में, अभी वर्तमान में कॉलेजियम सिस्टम क्या है? आपको ये नाम ध्यान रखना है, कॉलेजियम प्रणाली। क्या रखना है? कॉलेजियम प्रणाली। इसमें कौन कौन होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होते समय हमें जो
कॉलेजियम प्रणाली है उनमें से कौन कौन से मेंबर होते हैं और कितने कितने मेंबर हैं, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ देख लेंगे। कॉलेजियम प्रणाली में 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज, 4 कैसे वरिष्ठ न्यायाधीश, तो लिख लो भाई वरिष्ठ न्यायाधीश, कितने 4, ठीक है। तो सीनियर मोस्ट समझ रहे हो ना, वरिष्ठ न्यायाधीश ऑफ कोर्ट, ठीक है ना। तो भाई 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हों, पहली बात तो ये बताए, तो नंबर याद रखना है 4 सीनियर मोस्ट जज हों, ठीक है ना। और दोस्तों क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूडिंग, मतलब इनको छोड़कर, किनको छोड़कर, मुख्य न्यायाधीश को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब दोस्तों 4 मुख्य न्यायाधीश कौन हो, क्या 4 मुख्य न्यायाधीश जो हैं तुम्हारे सीनियर मोस्ट जज हैं उनमें मुख्य न्यायाधीश इंक्लूड है क्या, नहीं है, नहीं है भैया। इनमें से केवल मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर बाकी जो सारे जजों में जो सबसे वरिष्ठ हैं, सबसे सीनियर जज हैं, उनको हम क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, है ना। वो किसके हिस्सा होंगे, कॉलेजियम प्रणाली के। तो दोस्तों यही याद रखना है, कॉलेजियम प्रणाली में कौन होते हैं, 4 सीनियर मोस्ट जज, ठीक है, कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट के। और इसके अंदर मुख्य न्यायाधीश नहीं होता, तो लेकिन मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर। तो आपको पता है कॉलेजियम प्रणाली किससे संबंधित है, तो भाई सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के संबंधित है, ठीक है ना। आगे देखो दोस्तों, रिमूवल ग्राउंड, तो भैया हम किसी जज को कैसे हटा सकते हैं, तो भैया अगर उसका मिसबिहेवियर है, व्यवहार ठीक नहीं है, संविधान का उल्लंघन करता है, ऐसे हालात में हम क्या करेंगे, उसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है जी। तो रिमूव के लिए क्या कोई प्रोसीजर है, हाँ भाई बिल्कुल है। तो कैसे कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों एक एक्ट है जजेस इंक्वायरी एक्ट, तो ये एक्ट आपको ध्यान रखना है, कौन सा एक्ट है ये, जजेस इंक्वायरी एक्ट। तो ये लिख लो 1968 स्पेशल सेकंड, ये मेजोरिटी लगती है यहाँ पे, है ना, स्पेशल सेकंड मेजोरिटी। मेजोरिटी क्या होती है दोस्तों, आपको खुद जाके देखना है मेजोरिटी वाली वीडियो में, ठीक है। तो अभी आपको क्या रखना है, कि भाई विशेष बहुमत से उठाया था, कुल मिला के आपको ध्यान रखना है, इनको विशेष बहुमत से हटाया जाता है, ठीक है जी। तो विशेष बहुमत से किनको, आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको। तो भाई तो कौन सा एक्ट ध्यान रखना है आपको, जज इंक्वायरी एक्ट 1968, ठीक है, ये याद रखना है। आगे दोस्तों लिखना है, यहाँ पे देखना है कि इनकी योग्यता कितनी होगी, तो आप खुद बताओ योग्यता कितनी होनी चाहिए एक न्यायाधीश की, ठीक है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की। तो इनकी योग्यता के बारे में अगर देखें भाई, पहली बात तो इनकी योग्यता के बारे में देखें, भारत के नागरिक हों, सिटीजन हो, और हाई कोर्ट जज में काम कर चुके हो, कितने साल तक, 5 साल तक, 5 साल तक कम से कम हाई कोर्ट में काम किया हो उन्होंने, ठीक है। और या क्या हो सकता है, हाई कोर्ट के क्या रहे हो, वकील रहे हो, कितने साल तक रहे हो, 10 साल तक, है ना। और किन की नज़र में सही हों, राष्ट्रपति की नज़र में कि अच्छे कैसे हों, अच्छे न्यायाधीश हों। तो राष्ट्रपति की राय में एक अच्छे प्रतिष्ठित क्या हों, विधिवेत्ता हों, यहाँ अच्छे न्यायाधीश रहे हों, अच्छी इनके पास स्किल हो, है ना, न्याय के प्रति इनकी अच्छी रुचि रही हो। तो ये सारी चीज़ें कौन देखेगा, राष्ट्रपति देखेंगे। तो राष्ट्रपति की नज़र में एक तो अच्छे जज हों, ठीक है ना, और अच्छे अधिवक्ता हों, ये भी ध्यान रखना है। और हाई कोर्ट में कहाँ कितने साल तक काम किया उन्होंने, 5 साल तक। और दोस्तों 10 साल तक क्या रहे हो, वकील, या तो जज रहे हो 5 साल तक, या 10 साल तक क्या रहे हो, वकील रहे हो, इतना ही ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति की नज़र में कैसे हो, एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता रहे हो, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो आपको ये सारी चीज़ समझ में आई हूँ, आपको ये रखना है, ये ध्यान रखना है। और हमारे जज केस आए थे, ये याद रखना है, ठीक है ना। और कॉलेजियम प्रणाली क्या होती है, ये 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं, उनके बारे में बाल बोलेंगे, ठीक है ना, आपको इतना ध्यान रखना है। आगे देखें और क्या ध्यान रखना है इनके बारे में भैया, फैक्ट के बारे में, शपथ, इन्हें शपथ कौन दिलाएगा भैया, राष्ट्रपति दिलाएगा, सीधी सी बात है, कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। तो भाई सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। इनकी सैलरी तनख्वाह कहाँ से मिलती है भैया, वेतन कहाँ से मिलता है, बताओ, चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो भैया CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो भाई भारत की क्या संचित निधि से क्या मिलता है, इनको पैसा मिलता है। और इस पैसे को कौन तय करता है कि इनको कितना पैसा मिलना चाहिए, इनके वेतन को कौन डिसाइड करता है दोस्तों, तो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। तो यही तो लिखा है भाई, या तो इनको संचित निधि से मिलता है पैसा, और संसद तय करेगी भाई इनको कितना वेतन मिलना चाहिए। तो इनके वेतन के मामले किसके ऊपर डिपेंड है, संसद के। क्या इनके वेतन के ऊपर वोटिंग होगी दोस्तों,
नहीं होगी। केवल दोस्तों नॉर्मली वहाँ पे बोल देते हैं कि भाई इतनी इनकी वेतन होना चाहिए, पूरी पार्लियामेंट बैठ के डिसाइड करती है ना। इसके लिए इन्हें कोई वोटिंग की जरूरत नहीं है, अगर ना कोई बिल लाने की जरूरत है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है इसके वेतन के मामले में, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मतलब वोटिंग की कोई जरूरत है नहीं है, संसद ऐसे ही तय कर देगी, है ना। इनकी पेंशन कहाँ से मिलती है दोस्तों, तो दोस्तों आप ये भी पता हो, चार्ट टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब संचित निधि से, है ना। तो ये भी मामले कैसे हैं, संचित निधि से पैसा मिलता है हमको, ठीक है। तो इनको पेंशन कहाँ से मिलती है, संचित निधि से। अच्छा दोस्तों इनकी पेंशन मिलती कितनी है, मान लो ये भी सवाल आ जाएगा भाई इनको पेंशन मिलती कितनी है। तो दोस्तों जितना वेतन इनको मिला था, मान लो जिस महीने ये रिटायर होने वाले थे उस महीने जितना वेतन मिला था उसका 50% इनको क्या मिलता है, पेंशन मिलता है। तो भाई साहब लिख सकते हो यहाँ पे 50% क्या मिलता है, पेंशन, किसका, इनकी सैलरी का। तो भैया पहली बात तो यही पता हो, इनका जो पेंशन है ना वो उनकी सैलरी का कितना मिलता है, 50% मिलता है, ठीक है। रिटायरमेंट एज दोस्तों कितनी होनी चाहिए, 65 ईयर। तो दोस्तों यहाँ पे केवल एक ही बात बोली गई है सुप्रीम कोर्ट के बारे, जज के बारे में, टिल 65 ईयर, मतलब 65 वर्ष तक। इसके बाद ना इनके बारे में कोई मिनिमम एज का कॉन्सेप्ट है ना कुछ और है। कि आपको क्या ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, इनके जजों के बारे में, इनकी जो रिटायरमेंट एज है वो 65 वर्ष तक ही है, ठीक है जी। आपको इतना ध्यान रखना है। तो एज पता होनी चाहिए 65 ईयर। न इनका कोई मिनिमम का है कि न्यूनतम आयु कितनी हो, ऐसा कोई नौटंकी नहीं है, मतलब किसी प्रकार की, ठीक है। संविधान में केवल ये बोला गया है 65 वर्ष तक इनके ये अपने पद पर रह सकते हैं, चाहे वो 64 साल पर लगे हों तो इसका मतलब क्या है, वो 1 साल ही काम कर पाएंगे, मतलब मुद्दा ये है। मिनिमम एज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, कि न्यूनतम आयु कितनी हो, ऐसे राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति की तरह, वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। द केस बी फाइल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में हम कौन कौन से केस फाइल कर सकते हैं, कौन कौन से मामले तय कर सकते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच कोई मामला है, सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हो। स्टेट और राज्य और राज्यों के बीच मामले कोई डिस्प्यूट है, तो राज्य केंद्र और राज्यों के मामले में कोई डिस्प्यूट है, भाई कौन डिसाइड करेगा, कौन डिसीजन लेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ये फाइल कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है। और राज्य में लड़ाई होती है तो भी सुप्रीम कोर्ट अपने इस पर मतलब सारे फैसले सुना सकता है। तो केंद्र और राज्य के मामले, राज्य के मामले, दोनों ही मामले कहाँ हैं, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार हैं, वहाँ पे काम कर सकता है, ठीक है जी। आगे देखिए दोस्तों, अपील की बात करें तो चाहे सिविल मामले हों चाहे क्रिमिनल मामले हों, कैसे मामले हों, चाहे सिविल मामले हों चाहे क्रिमिनल मामले हों, दोनों मामले में और कैसे भी मामले हों, है ना, जितने भी टाइप के मामले होते हैं देश में दोस्तों, तो वो कैसे भी मामले हों, वो सब मामले कैसे होंगे, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे। तो आपको यही बताना है यहाँ पे कि इनके अपीलीय मामले है ना, अपीलीय क्षेत्र है ना, कहाँ पर अपील कर सकते हैं, सिविल मामले, क्रिमिनल मामले, चाहे वो फंडामेंटल राइट की बात करी हो, जुडिशियल रिव्यू की बात करी हो, और मल्टीपल सारे जो जितने भी जुडिशरी के फंक्शन होते हैं वो सब काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं सिविल मामले हों या क्रिमिनल मामले हों, फंडामेंटल राइट हों, भाई आपको पता है ना अनुच्छेद 32 के बारे में, संविधान की हृदय और आत्मा, वो क्या मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ये सारे मामले कौन जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तो वो इसको क्या कर सकता है, इसके अपील क्षेत्र है कि नहीं है, बिल्कुल है। और जुडिशियल रिव्यू मसला दोस्तों न्यायिक समीक्षा, तो न्यायिक समीक्षा भी कौन है, सुप्रीम कोर्ट के पास है पावर इस पर, ठीक है ना। यहाँ पर भी इनके क्षेत्र हैं। कुछ आर्टिकल देख लो दोस्तों, यहाँ पे कुछ आर्टिकल भी दिए हुए हैं। आर्टिकल 124 में क्या बोला गया है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की क्या स्थापना करना और गठन करना, ठीक है ना। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट की गठन का या बात बोली गई है, तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 124। 124 में दोस्तों राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, है ना, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, तो NJAC, ठीक है जी, आपको ध्यान रखना है। आपको पता है ये 2014 में आया था NJAC, है ना, और उसके बाद 2015 में से क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। इसका मतलब पता है ना, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, ये कब आया था, इसे दोस्तों 4th जज केस भी बोलते हैं, ठीक है ना जी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। लेकिन इसमें NJAC आया था दोस्तों, लेकिन 2014 के बाद 2015 में इसे क्या कर दिया था, रिपील कर दिया गया था, जैसे आया वैसे चला गया था। तो कोई पूछता है NJAC किससे रिलेटेड है, इसे बोलते हैं NJAC, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। एक बार फिर से देख लो, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन 2014 में आया, 2015 में रिपील कर दिया गया था, हटा दिया गया था, ठीक है जी। और दोस्तों 124 के बी में क्या है, आयोग के कार्य, मतलब जो आयोग बनाया था उसके क्या कार्य होने चाहिए। 124 के सी में दोस्तों क्या है,
संसद की कानून बनाने की शक्ति। सही बात है, पार्लियामेंट कानून बना सकती है। 125 में दोस्तों न्यायाधीशों का वेतन, तो अभी आपने देखा था इनकी तनख्वाह, वेतन, पेंशन वेंशन के बारे में, तो वेतन के बारे में काम बोला है 125 में, ठीक है। 126 में दोस्तों कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो काम कर रहे हैं मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना, उनकी न्यायाधीशों की क्या करनी है, अपॉइंटमेंट, ठीक है ना। तो अपॉइंटमेंट 126 में, और इनके वेतन के मामले में एक एक शब्द ध्यान रखना है दोस्तों। 124 में क्या है दोस्तों, स्थापना। 125 में क्या है, वेतन। 126 में क्या है दोस्तों, नियुक्ति। 127 में दोस्तों क्या है, जो एड हॉक जज होते हैं ना दोस्तों, मान लो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, मान लो हमें कोई ज़रूरत है ना, एक नए जजों की ज़रूरत है, ठीक है ना, तो भाई अब इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ेगी जजों की, मान लो केसेस ज़्यादा हैं, बर्डन ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट पर, तो मान लो हमें ज़रूरत है जजों की कि भाई हमें जजों की संख्या और चाहिए, तो भाई उस टाइम के लिए हम एक एड हॉक जज बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। हिंदी में याद नहीं रखना है, इंग्लिश में याद रखना है, एड हॉक जज। तो एड हॉक जज क्या होते हैं दोस्तों, कुछ एडिशनल जज होते हैं जो हमें जैसे ज़रूरत पड़ती है उस टाइम पे उनको वो बुला लेते हैं, वो हमारे जज बन जाते हैं, ठीक है। तो एड हॉक जज कौन से आर्टिकल में, 127 में। आगे देखो दोस्तों 128, उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त, मतलब दोस्तों जो जज रिटायरमेंट हो जाते हैं और मान लो भविष्य में हमें जरूरत पड़ी उन जजों की, और कोई केस है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है उस टाइम के जज के टाइम का, तो दोस्तों वो सारे मामले अगर मान लो हमें रेयरली ज़रूरत है तो उस टाइम में हम जो रिटायरमेंट जज था ना उसको भी बुला सकते हैं इन केस में, ठीक है। तो ऐसे मामले में जो लोग रिटायरमेंट जज होते हैं ना उनकी भी उपस्थिति होती है, वो की जा सकती है। तो ऐसे मामले में 128 में हम जो रिटायरमेंट जज है उनको भी रिकॉल कर सकते हैं। 130 में दोस्तों उच्चतम न्यायालय का आसन, आसन मतलब स्थान अभी कहाँ पे है उच्चतम न्यायालय का स्थान, तो आपको पता है दिल्ली में है। तो मुद्दा ये है कि भैया क्या ये हमेशा दिल्ली में ही रहेगा, सुप्रीम कोर्ट है ना जो अपना, वो हमेशा दिल्ली में ही रहेगा, क्या ये इधर उधर हट नहीं सकता? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हट सकता है। अगर कौन, सुप्रीम कोर्ट, खुद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति दोनों एक दूसरे से कंसर्न करके, और उसके बाद राष्ट्रपति इसे रेटिफाई कर देते हैं। कौन बोलेगा पहले, कौन बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। किससे बोलेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के CJI है हमारे, एक सेकंड, आपके मुख्य न्यायाधीश हैं, वो किससे कंसर्न करेंगे, राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति से बात करेंगे और बोलेंगे कि भाई इस जो सुप्रीम कोर्ट है अभी दिल्ली में ना, उसे कर्नाटक पहुंचा दो, ठीक है, उसकी बेंच को क्या पहुंचा दो, कर्नाटक। तो भाई उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के तो हमारे जज साहब है ना, वो किससे बोलेंगे, प्रेसिडेंट साहब से। अगर वो इसे क्या कर देते हैं, रेटिफाई कर देते हैं, तो क्या ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा भैया किसका, सुप्रीम कोर्ट की जो तुम्हारी लोकेशन है ना वो चेंज हो जाएगी, ठीक है ना जी। तो इनका जो मामला सब चेंज हो जाएगा। कौन डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। किससे बात करेंगे, राष्ट्रपति से, ठीक है जी। तो हम उसका क्या आसन चेंज कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 130 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का आसन, ठीक है, मतलब स्थान। आगे देखो दोस्तों अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार। इनके कहाँ पे दायरे हैं भैया, इनकी भाई जो जुडिशरी है ना उसके जो एरिया है ना कितने ब्रॉड हैं, इनके अधिकार कहाँ पे हैं कि क्या सिविल मामले, क्रिमिनल मामले, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट मामले और अदर मामले, सारे मामले इनके मतलब जो क्या दायरा, यहाँ क्या बोलना है, दायरा, इनकी पावर का दायरा, ठीक है ना, ये सारी बातें कर रहे हैं। और 132 में दोस्तों उच्चतम न्यायालय का कुछ मामलों में उच्चतम न्यायालय से क्या, सुप्रीम कोर्ट का कुछ मामला हाई कोर्ट मामले में से अपील करने के मामले में अपीलीय क्षेत्र अधिकार, ठीक है। कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, हाई कोर्ट में कुछ भी बदलाव करना हो, कोई भी अपील करवानी हो, वो सारी पावर, मतलब सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोल सकता है हाई कोर्ट से, और उसे कुछ बात बतानी हो तो, ठीक है ना, ये बात बोली गई यहाँ पे। 133 सिविल मामलों में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में अपील से संबंधित उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार। मान लो हाई कोर्ट में कोई मामला था, है ना, सिविल मामले का, और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में मान लो वो काम चल नहीं पा रहा, हाई कोर्ट में वो न्यायालय ढंग से काम नहीं कर पा रहा, या वहाँ पे जो फैसला है वो सही से आ नहीं पा रहा, और डिसीजन में कोई समस्या है, रिजल्ट पेंडिंग है, ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है भाई ये वाला केस तुम मेरे पास भेज दो, ठीक है ना। तो हाई कोर्ट का केस कहाँ पहुँच जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास। ये बातें बोली गई यहाँ पर, ठीक है जी। आपको कुछ मेजर आर्टिकल यहाँ रखने, सारे याद नहीं रखने। 134 को ध्यान रखना है, इनके भी कुछ क्षेत्राधिकार है, ठीक है ना। आपराधिक मामले में तो क्रिमिनल मामले में कौन से हैं, 134, और सिविल मामले में क्या है 133, ठीक है। 133 134 135 दोस्तों
उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान कानूनों के अंतर्गत संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार। तो भाई फेडरल कोर्ट है, उनके मामले में कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। लोकल कोर्ट होता है जो 136 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के क्षेत्र विशेष अवकाश। तो भाई अवकाश ले सकता है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी मामला है अपील के मामले में। 137 में भाई न्यायालय द्वारा निर्णय एवं आदेशों की समीक्षा। तो भैया सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेट करवा सकता है ना, समीक्षा करवा सकता है डिसीजन की और आदेशों की समीक्षा करवा सकता है। 138 में उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को विस्तारित करना, मतलब इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करना, एक्सपेंशन करना, ठीक है ना। और 139 में दोस्तों कब्यता मामलों में कोई मामले कैसे होते हैं जहाँ पे कोई विवाद हो जाता है, उस मामले में रिट जारी करने का उच्चतम न्यायालय की शक्ति, ठीक है, 139 में। और कुछ मामलों की स्थानांतरण ट्रांसफर करते हैं, बोलते हैं केस को ट्रांसफर कर दो, तो भाई ट्रांसफर के मामले भी कुछ यहाँ पे 139 के हैं। 140 में दोस्तों उच्च न्यायालय की अनुनांशिक शक्तियाँ, कुछ स्पेशल पावर, ठीक है। 141 में कुछ उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून के सभी न्यायालयों को लागू करना। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोल दिया, अब हाई कोर्ट हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सबको क्या करना पड़ेगा, बात माननी पड़ेगी। तो बोलेगा कौन, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट को माननी पड़ेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को माननी पड़ेगी, और भी कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है, लोकल कोर्ट है कोई, उनको भी माननी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वही बातें पूरे देश में लागू होंगी, सारे कोर्ट में, है ना। क्योंकि दोस्तों हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो भैया, और हमारी जो जुडिशरी है ना, एक बात ध्यान रखना दोस्तों, हमारी जो न्यायपालिका है वो कैसी है दोस्तों, यूनिटरी है, मतलब एकात्मक है, ये भी ध्यान रखना है, लिख लो। हमारी न्यायपालिका कैसी है, हमारा जुडिशरी सिस्टम कैसा है, एकात्मक है ना, आपको ये ध्यान रखना है। क्योंकि सारी पावर यहाँ पे किनके पास होती है, हायरार्की होती है दोस्तों। जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वो हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा, हाई कोर्ट के नीचे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी, और अदर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय, उनको भी मानना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखेंगे अभी 142 में देख लो दोस्तों, उच्च न्यायालय के आदेशों के संबंधित अन्वेषण आदि से संबंधित आदर्शों का प्रवर्तन करना, ठीक है। 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति, ये तो मैंने आपको कई बार कराया है। 143 राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, आर्टिकल 143, ठीक है ना, आपको याद रखना है। 143 राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय के से सलाह लेने की शक्ति, तो आपको ये ध्यान रखना है। 146 उच्चतम न्यायालय के पदाधिकारी एवं सेवक एवं व्यय इत्यादि। तो भाई छोटे छोटे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जज के नीचे लोग काम करते हैं, उसको कौन अपॉइंटमेंट करता है। तो दोस्तों अभी मान लो जितने भी वर्कर होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, है ना, उसे कौन अपॉइंटमेंट करता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। क्योंकि दोस्तों सारी प्राइवेसी का ध्यान रखना, सारी चीज़ों की जिम्मेदारी लेना, वो किसकी जिम्मेदारी है वहाँ पे कोर्ट में, मुख्य न्यायाधीश की। तो वो सारे काम कौन करेगा, मुख्य न्यायाधीश। और कुछ चीज़ें वहाँ पे यहाँ पे व्याख्या की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कुछ ये सुप्रीम कोर्ट का पूरा मामला खत्म हो जाता है। यहाँ पे हमें बस 2-3 चीज़ याद रखनी है आपको, जो मुख्य हैं। बाकी यहाँ पे 2-4 आपको आर्टिकल याद रखने हैं। अभी यही ध्यान रखना है, कुछ जज केस, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जज केस हैं, चौथा जज केस आया था वो द्वारा ही 2014 के बाद, इसे एनजैक बोलते हैं, 2014 के बाद 15 में रिपील कर दिया गया था, ठीक है जी। और उसके बाद इनकी योग्यता के बारे में पता होनी चाहिए, 5 साल क्या कर रहे हो, हाई कोर्ट के जज रहे हो, या 10 साल तक क्या रहे हो, वकील रहे हो, है ना। और राष्ट्रपति नगर में कैसे हो, बढ़िया आदमी हो, है ना, प्रतिष्ठित इंसान हो बहुत ही ज़्यादा। ये क्या है पता है ना, कॉलेजियम सिस्टम, भाई 4 सीनियर मोस्ट जज, 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, किसे छोड़कर, मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर, इसे इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आई होंगी, और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड सारे आप क्वेश्चन लगाएंगे, देखेंगे। और आपको ये PDF है वो टेलीग्राम में मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लोगे, एक बार इसे रीड करोगे वीडियो के बाद, और केयरफुली पढ़ोगे, उसके बाद MCQ लगाओगे। उम्मीद करता हूँ आपसे क्वेश्चन बनेगी भी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो। और इसके बाद आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।